गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम कल जो टॉपिक लेके चल रहे थे राजस्थान के इतिहास वाला, जिसके अंदर सबसे पहला ही टॉपिक था अपना राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। और हमने कल पढ़ा था कि राजस्थान को धरातल के आधार पर 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पे था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और 4 पे था पूर्वी मैदानी भाग। तो हम लोगों ने देखा था कि कल जो क्लास थी वो शुरू के 2 भाग हो गए थे हमारे। नंबर 1 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने कल पूरी विशेषताएं पढ़ी थी, और सेकंड था हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंदर हमने उसकी मेन फीचर्स यानी विशेषताओं का वर्णन किया था। और आज हम लोग तीसरे पार्ट की ओर चलेंगे। और तीसरे पार्ट की ओर हम चलने से पहले मैं तीनों का नाम बता देता हूँ, चारों का। और सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कल पढ़ लिया, सेकंड नंबर मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, और अब तीसरे नंबर का आता है पूर्वी मैदानी भाग, और 4 नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो हम लोग आज तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूँ इस मैप के थ्रू। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने कल पढ़ा था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का मैप है, आपको दिख रही होगी कि ये डॉट लाइन जो दिख रही है, ये डॉट लाइन कल मैंने आपको बताई थी। ये 25 समवर्षा रेखा है जो पूरे रेगिस्तान को यानी थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद ये जो अरावली के समानांतर एक रेखा और बताई थी मैंने, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमारे शेष राजस्थान को थार के मरुस्थल से अलग करती है। ठीक है, और उसके बाद हमने थोड़ा रिवीजन के हिसाब से मैं बता दूं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9% भूभाग पर है, 10% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी भाग जो 23% भूभाग पर है, जिसके अंदर 39% जनसंख्या रहती है। उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग जो 7% भाग पर फैला हुआ है और उसके अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर चलेंगे। पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग जैसे कि आपको पता होगा, 4 नंबर ये है हमारा पूर्वी मैदानी भाग, 3 नंबर पे ये जो है, और ये हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भौगोलिक विशेषताएं हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, इस एरिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पूर्व की ओर है, इस साइड में। तो जो पूर्वी मैदानी भाग की पहली विशेषता है, यानी कि इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर, मतलब उस साइड में आपके पूर्व दिशा की ओर है, पहली विशेषता ये। फिर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, हमारे पूरी मैदान में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो जनरल सी मैप से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ से मान लो देखें तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, फिर उसके बाद में टोंक, और उसके बाद में आपका ये भीलवाड़ा का कुछ भाग यहाँ से आता है। तो ये मेन ज़िले हैं, ये पूरी मैदानी भाग में आते हैं। तो अगर मैं इन ज़िलों की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट, तो ज़िलों के अंदर आएगा जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा भरतपुर, टोंक, ये मेनली 3-4 ज़िले हैं जो पूर्वी मैदानी भाग में पड़ते हैं। ठीक है, फिर अगर हम अगली विशेषता की ओर चलें तो तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि ये अरावली के पूर्वी भाग की ओर है, या ये अरावली रेंज है, यहाँ से मानते हैं तो ये अरावली के पूर्व की ओर है। यानी कि जो दक्षिण से मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में, वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी साइड की ओर, आगे की ओर बढ़ता है,
तो उससे क्या होता है कि ये अरावली है वो जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि इस नीचे की ओर पूरी मैदान में बहुत अच्छे से वर्षा होती है और उसके पश्चिम यानी मरुस्थलीय प्रदेश सूखा पड़ा रहता है, वर्षा नहीं के बराबर होती है। तो इसकी अगली विशेषता ये है कि पूर्वी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्वी मैदान में वर्षा की मात्रा अत्यधिक रहती है। अत्यधिक रहती है, ठीक है। तो मेन हम लोग विशेषता की ओर चलें तो मैं आपको पहली विशेषता बता दूं कि पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग में ये पूर्वी मैदान आता है और उसके अंदर कितनी जनसंख्या रहती है, 39% जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है। फिर हम लोग देखते हैं इसका ढाल है वो पूर्व की ओर है, जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर एक्सेट्रा 2-3 और जिले आते हैं इसके अंदर। पूर्वी मैदान में वर्षा की मात्रा अत्यधिक रहती है, किसकी बजाय, थार के मरुस्थल की बजाय। फिर नेक्स्ट विशेषता की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में। 3 भागों में, जैसा कि आपको पता है पूर्वी मैदान को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ और 3 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है इसका चंबल बेसिन। चंबल बेसिन आता है। नंबर 2 दूसरे पे आता है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन। और तीसरे नंबर पे आता है माही बेसिन। माही बेसिन। अब हम थोड़ा इनकी विस्तार की ओर चलते हैं। तीनों के अंदर कुछ इनकी विशेषताएं हैं तो हम उनकी ओर चलेंगे पहले। तो सबसे पहले हम चंबल बेसिन की ओर चलें। तो चंबल बेसिन है जहाँ से चंबल नदी चलती है, जिन जिलों से, उसके आसपास का एरिया जितना भी लगता है वो चंबल बेसिन में आता है। जैसे ये चलती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जिलों से ये निकलती है। तो जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, इनका जो एरिया है, जो चंबल नदी के आसपास का इलाका, वो चंबल बेसिन कहलाता है। फिर एक विशेषता हम लोग और देखें तो चंबल बेसिन के आसपास जो घने सारे जंगल है, नदी के दोनों साइड में बहुत लंबे चौड़ी मात्रा में बीहड़ है, और वो बीहड़ क्या कहलाते हैं, वो जंगल है, वो उनको बीहड़ कहा जाता है। जो चंबल नदी के आसपास के इलाके को बीहड़ कहा जाता है, जहाँ अत्यधिक जंगल पाए जाते हैं। और ये बीहड़ चंबल नदी के आसपास की काफ़ी एरिया में विस्तृत है। फिर अगली विशेषता हम लोग देखें तो चंबल के अंदर गहरे खड्डे युक्त क्षेत्र को खादर कहते हैं। और यही खादर जिसमें हर साल नवीन मिट्टी का जमाव होता है, यानी हर साल नवीन मिट्टी वर्षा के पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई जाती है, उसी को खादर कहते हैं हम लोग। और ये खादर चंबल बेसिन में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अगला चलते हैं बाणगंगा बेसिन की ओर। बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा। तो बनास बाणगंगा बेसिन का मुख्यतः अगर क्षेत्र देखें हम लोग तो ये उदयपुर का दक्षिण भाग,
उदयपुर का दक्षिणी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, और जयपुर का दक्षिणी भाग इत्यादि क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। इसके अंदर थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर का भाग भी आता है। सवाई माधोपुर, इसका भाग भी इसके अंदर बनास बेसिन में आता है। फिर हम लोग अगले माही बेसिन की ओर बढ़े। माही बेसिन, माही बेसिन का एक दूसरा नाम है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, जैसा कि आपको पता है छप्पन का मैदान कहाँ पे है? बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के बीच कितने 56 नदी नालों का, यानी 56 गांवों का और नदी नालों का एक समूह है, उसी को छप्पन का मैदान कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आपके सवाल आया हुआ है, छोटे मोटे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि छप्पन का मैदान किस ज़िले में या किन के बीच विस्तृत है, तो सीधा आंसर आएगा बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच। अगर इसको आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो बी और पी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। तो 56 नदी नालों और गाँवों के समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। ये माही बेसिन में आता है। और माही नदी, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटने वाली एकमात्र राजस्थान की नदी है। और ये सवाल कांस्टेबल या छोटे मोटे बहुत एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं कि राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको याद आना चाहिए माही नदी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये इनकी बेसिक विशेषताएं हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं चौथे पार्ट की ओर। चौथे भाग के अंदर आपका आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। जैसा कि आपको पता है ये वाला भाग है, इसके अंदर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की अगर हम लोग पहली विशेषता देखना चाहें तो ये राजस्थान के 7% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसके अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो हम लोग ये पहले लेंगे। यह भूभाग %7 क्षेत्रफल पर है और जनसंख्या का निवास कितना है? 11%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% भाग कहाँ रहता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में रहता है। सेकेंड विशेषता की ओर हम लोग चलेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़,
इत्यादि ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यहाँ पर फैला हुआ है, जिसके अंदर ये मेनली राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और थोड़ा बहुत डूंगरपुर का एरिया, ये सारे एरिया जिसके अंदर आते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट विशेषता की ओर चलें। चित्तौड़ के अंदर जो इसका विस्तार है वो मालवा का पठार कहलाता है। चित्तौड़ के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो मालवा पठार का भाग माना जाता है, मालवा का पठार। ठीक है, इस पठार के मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ। दक्षिणी पूर्वी पठारी का जो चित्तौड़ का एरिया लगता है वो सारा कौन सा आता है, मालवा का पठार। और जो कोटा बूंदी में आता है, कोटा और बूंदी, कोटा बूंदी का जो पठारी भाग है वो हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती का पठार। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर अगर कई बार सवाल आता है कि राजस्थान में किस जिले में मालवा पठार का भाग सम्मिलित है या मालवा का पठार थोड़ा बहुत विस्तृत आता है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और हाड़ौती के पठार में तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ ये कई जिले आते हैं। ठीक है, अगली विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं। ऊपर माल का पठार एक इसका भाग है, ऊपर माल का पठार। ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, ऊपर माल का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच फैला हुआ है। बिजोलिया यानी चित्तौड़गढ़, बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ तक ये इस ऊपर माल के पठार का विस्तार है। सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एक बार आरएस के अंदर भी आया है कि बिजोलिया का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ऑप्शन में 4 देगा, तो उसमें से बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का विस्तार इसका माना जाता है। फिर एक और सवाल आता है इसका, इस पठार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, वो मेसा के पठार पर स्थित है। और ये सवाल भी कई बार आया हुआ है, मेसा का पठार। मेसा के पठार के ऊपर ये चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, ध्यान रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ रहा है। फिर अगले विशेषता की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं वो चारों भौगोलिक क्षेत्रों की हो गई है। इसके अलावा अब कुछ बेसिक चीज़ें और है जो राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत आती है, जो मैं आपको बेसिक सी चीज़ें वो और बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम राजस्थान के मैप की ओर देखें तो हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की जो सीमाएँ हैं, जो चारों ओर की सीमाएँ हैं, ये पूरी की पूरी राजस्थान की सारी सीमा 5920 कितनी है, ये कुल स्थलीय सीमा 5920 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना, कई बार सवाल आ रहा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 वर्ग किलोमीटर। अब ये सीमा ये सारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इस राजस्थान की कुल सीमा में से कितनी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगती है, यानी पाकिस्तान के साथ लगती है, तो 5920 वर्ग किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर
जो सीमा है वो हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका क्या नाम है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, याद रखना। रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। तो ये जो बॉर्डर है गंगानगर से शुरू होकर, ठीक है, गंगानगर का गांव का नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से शुरू होकर और ये बाड़मेर के बाकासर गांव तक पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा है। और ये जो पूरी सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर पड़ती है। अब बाड़मेर और गंगानगर, अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ रेड क्लिफ लाइन से, कल एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि सेवन घास की पैदावार होती है। वो सेवन घास की पैदावार कहाँ होती है, इसी पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास होती है। और एक और बताई थी मैंने आपको लाठी सीरीज, जो लाठी सीरीज है वो यहाँ जैसलमेर में पाई जाती है, जहाँ पर मीठे जल का भंडार पाया जाता है। और यहीं से पहले प्राचीन काल में घग्गर नदी बहती थी, और घग्गर नदी जो अब लुप्त हो चुकी है, उसकी जगह अगर हम लोग खुदाई करते हैं आजकल तो मीठे पानी के भंडार अभी भी हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक इम्पोर्टेंट सवाल की ओर बढ़ेंगे कि मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान के ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की है। तो बाड़मेर और गंगानगर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। नंबर 1 बाड़मेर प्लस गंगानगर। जैसा कि आपको पता है बाड़मेर कहाँ है, मैप में दिखाऊं, बाड़मेर यहाँ पे है। तो बाड़मेर की सीमा है वो हमारे अंतर्राज्यीय कैसे हो गई, क्योंकि बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गई, पाकिस्तान के साथ लगती है। ऐसे ही गंगानगर, गंगानगर की सीमा यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है। तो सवाल कैसे आ रहा है, सवाल आ रहा है कि ऐसे 2 ज़िलों का नाम बताओ जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की लगती हो। तो आपको आंसर मिलेगा बाड़मेर और गंगानगर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मान लो एक बेसिक सा सवाल और बता दूं आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा माना गया है, तो ये है जैसलमेर, ठीक है। सबसे बड़ा जैसलमेर है और सबसे छोटा ज़िला यहाँ पर आता है धौलपुर, याद रखना आप। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर आता है राजस्थान का, और सबसे छोटा आता है सबसे छोटा कौन सा आता है, धौलपुर। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। 2 ऐसे ज़िले याद रखने हैं जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। एक सवाल और याद आ रहा है कि राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से अटैच है। तो ऐसे 5 ज़िले आते हैं। मैं अगर आपको मैप से ही बताऊं तो यहाँ से आपको पता होगा गंगानगर आएगा, फिर आपको पता होगा गंगानगर के बाद बीकानेर आएगा, फिर बीकानेर के बाद यहाँ आपका जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के बाद आपका बाड़मेर आएगा, बाड़मेर के बाद आपका जालौर आएगा। तो ये जो 5 ज़िले हैं जिनकी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है, और वो राजस्थान के 5 ज़िले हैं, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट लास्ट सवाल हम अपन और डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान में इस मैप में देखूँ, राजस्थान ऐसा कौन सा ज़िला है जो जिसकी सीमाएँ हमें 8 ज़िलों से लगती है, यानी सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक का मतलब हो गया कि ऐसा ज़िला जिसके चारों ओर राज्य की उसके ज़िलों की सीमाएँ सबसे ज़्यादा लग रही हो। तो ऐसे ज़िले का नाम है आपके जो सेंटर में यहाँ पे है, पाली। पाली डिस्ट्रिक्ट
पाली डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी सीमाएं राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से लगती है, और वो कितने हैं? पाली की सीमाएं राजस्थान में 8 जिलों से लगती है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 8 जिलों से इसकी सीमाएं लगती है और सबसे ज़्यादा ये डिस्ट्रिक्ट सीमाओं को कवर करता है। इसी के साथ हमारा राजस्थान का भौगोलिक जो क्षेत्रफल की विशेषताएं थी वो हमारी समाप्त होती है। और उसके बाद अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।